डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की क्या परिभाषा होती है। तो यहाँ देख सकते हो आप एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट ए केमिकल एलिमेंट्स हैज ऑन इट्स सेंटर या न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। कहने का मतलब है हमारे पास अगर कोई भी एटम या एलिमेंट है, जिसे हम हिंदी में तत्व कहते हैं, तो हर एक एलिमेंट या एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। उस नाभिक में या उस न्यूक्लियस में ऑलरेडी हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है यहाँ पर कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। यानी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, परमाणु संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसी के साथ यहां पर एक फॉर्मूला और बताएंगे हम कि Z यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी एटम या एलिमेंट जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई एटम या एलिमेंट चार्जेबल होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या घट या बढ़ सकती है। प्रोटॉनों की संख्या तो सेम रहेगी, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट या बढ़ सकती है उसके चार्ज के अनुसार। जैसे अगर किसी एटम पे अगर प्लस चार्ज है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, अगर किसी एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हमारे पास दो फॉर्मूले मिले हैं हमें। पहला है कि परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होती है, और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एटम और एलिमेंट जो भी होगा उसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मास नंबर जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहां पर क्या है, द मास नंबर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए एटॉमिक न्यूक्लियस। अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास जो भी एटम या एलिमेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि हमारे पास जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो मास नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसी से हमारे पास अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करने हो तो आपको उसके मास नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान में से माइनस करने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो कि है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या को हमें क्या करना होगा, माइनस, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन साथ ही हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है जहां पे हमने आपको बताया था कि Z इज ऑल्सो इक्वल टू E। तो इस तरीके से, और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल टू A माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होगी कि हमारे पास जो एटम या एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एटम या एलिमेंट न्यूट्रल होता है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अभी हमने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया था कि हमारे पास जो एलिमेंट है उसका किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास कोई भी एक्स उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एलिमेंट जो होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में
हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल है और उस सिंबल को हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उस सिंबल का अपना एक नोटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो वो एक्स है। और जेड क्या है, हमारे पास जेड हमें बताता है एटॉमिक नंबर को, जिसे परमाणु संख्या बोलते हैं। साथ ही हमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर या एटॉमिक मास, और जिसे हिंदी में बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम, सोडियम जिसका नोटेशन होता है Na, ठीक है, जिसे Na द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को अगर उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं अगर कोई नीचे अगर किसी एलिमेंट के बेस में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। अगर उस एलिमेंट के टॉप में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे एटॉमिक मास कहा जाएगा। कहने का मतलब है उसे परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा और इसे परमाणु संख्या कहा जाएगा। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl, ठीक है। तो Cl का अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो Z इज इक्वल टू 17। आपको पता है कि क्लोरीन हमारा 17 पे आता है और इसका मास नंबर होता है 35.5, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट है उसको एटॉमिक नंबर मास नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको आप खुद कंप्लीट करिएगा, जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसका आपको सिंबल और एटॉमिक नंबर और मास नंबर खुद लिखना होगा और उसे जांचना होगा कि इसका सिंबल क्या होता है, मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, अभी हमने आपको कुछ फॉर्मूलों के बारे में बताया, कौन से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटोनों के इक्वल होता है, साथ ही एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो हमने आपको बताया था कि एटम और एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या होने चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास मास नंबर इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। कहने का मतलब है कि हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, हमने इसको आपको एज ए होमवर्क भी दिया था पिछली स्लाइड में, तो आपने उसका सिंबल लिख भी लिया होगा, जिसका सिंबल होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर होता है इसका 12 और मास नंबर होता है इसका 24। अब इस नोटेशन या इस सिंबल के साथ हमें बताना है कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया जितने हमारे पास एटॉमिक नंबर होंगे उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हमारा एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है हमारा 12, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 12। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 12, ठीक है। साथ ही अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटोनों की संख्या बतानी है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे। तो साथ ही हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमें बताने हैं किसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, तो आप जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12।
नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हमें बतानी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ये बताया था, और एक सेकंड फॉर्मूला था कि ए में से अगर हम इसके एटॉमिक मास में से अगर प्रोटॉनों की संख्या अगर माइनस कर देंगे तो इससे हमारा न्यूट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन मैग्नीशियम, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए यानी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हमारे पास कितना है 24, जिसमें से माइनस कर देंगे प्रोटोनों की संख्या जो कि हमारे पास कितनी है 12। तो 24 में से अगर 12 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 12। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 12। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों की संख्या क्या है यहाँ पर बराबर है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सभी इक्वल आए। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लेके समझाते हैं, एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं। देखिए सोडियम, अभी हमने एक एग्जांपल आपको बताया था सोडियम जिसका सिंबल होता है Na। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास Na जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है आपका 23। ठीक है, अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि हमारे पास Z इक्वल होता है प्रोटॉन के, Z इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, और A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। और साथ ही अगर हमें न्यूट्रॉन के लिए अलग सेपरेट फॉर्मूला देखना है तो उसमें ए में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप देख सकते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, सोडियम तो देख सकते हैं हमारे पास सोडियम को अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है नंबर ऑफ परमाणु संख्याओं के, यानी कि जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास Z कितने हैं 11, इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा किसके 11 के। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 11, कितनी हो जाएगी 11। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दूसरा पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम। ठीक है, सोडियम का आप देख सकते हैं कि हमारे अगर प्रोटॉनों की संख्या बताने तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Z हमारा किसके इक्वल होता है प्रोटॉन के, इसका मतलब हमारे पास Z अगर 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम। ठीक है दोस्तों, तो हमें सोडियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये बताना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A माइनस पी। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो हमारे पास आपको पता है सोडियम का जो हमारे पास A है, A की वैल्यू कितनी है 23। तो 23 में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं, यानी 23 में से माइनस कर देते हैं 11, तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, यानी कितना है 12। इसी से आप इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं। यस, देखिए दोस्तों, अब जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझने में बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वैलेंसी से हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। यानी हमें अगर फॉर्मूले बनाने सीखने हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत ही जरूरी है सीखना, जिसमें हमें ये पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी डिफरेंट ऑर्बिट्स में
डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमारी जो शेल हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि हमारे पास जो शेल है वो शेल है हमारे पास के, एल, एम, एन, ओ, पी, सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल, यानी एक शेल के अंदर, हर एक शेल के अंदर के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेल में मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बता देते हैं, पहली शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दूसरी में 8, फिर 8, 18, 18, 32 एंड 32, इस तरीके से हम उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये सीरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये सीरीज हम जब हमने आपको पीरियड टेबल की पहली स्लाइड दिखाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ पीरियडों की संख्या कितनी होती है, 7, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, P7। तो आपको हमने बताया था पीरियड 1 के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 2, इसको हम, और पीरियड 2 के अंदर होते हैं 8, पीरियड 3 के अंदर भी होते हैं 8, पीरियड 4 के अंदर होते हैं हमारे 18, पीरियड 5 के अंदर होते हैं 18, पीरियड 6 के अंदर होते हैं 32 और पीरियड 7 के अंदर भी होते हैं 32, ठीक है। तो इन्हीं पीरियड का इस्तेमाल करके हमारे पास एक सीरीज कन्वर्ट हुई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए आपको इस सीक्वेंस को याद रखना होगा कि हमारे पास कुछ शेल हैं, सेल जिन्हें हिंदी में कक्ष बोलते हैं, कक्ष के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू, इस तरीके से हमारे पास कुछ शेल हैं जिनको हम के से डिनोट करेंगे। पहली शेल को के से, दूसरी शेल को एल से, तीसरी शेल को एम से, चौथी को एन से, ओ से, पी से एंड क्यू से, इसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन पहली शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन किए जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ 8, 18, 18, 32 एंड 32। लेकिन हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो वहां पर कुछ आपको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है जिसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको इस सीरीज को याद रखना है जिससे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के उसकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। यस, आप इस एक बार फिर से हम इसको लिख देते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, इसको साइड में लिख देते हैं थोड़ा यहां पर, ठीक है। हमारे पास जो शेल है वो कौन सी है, के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। पहली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 2, सेकंड में 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितने भरे जा सकते हैं इससे आप समझ सकते हो। इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेंगे, डिफाइन द वैलेंसी। वैलेंसी को समझने के लिए पहले हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे। लेट्स सपोज हमने ले लिया सोडियम, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो एटॉमिक नंबर 11 है तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इलेक्ट्रॉन को, किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो डिपेंड करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, ठीक है। तो पहली शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अभी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 9, ठीक है। हमारे 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में फिल किए जा सकते हैं, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, ठीक है। वो हमारा कहाँ जाएगा, लास्ट सेल में। अब इसी के साथ हम वैलेंसी को सीखेंगे, लेकिन वैलेंसी को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है, जो कि हम अगली स्लाइड पे बताएंगे। इसलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, यानी हमारे पास जो भी कोई सेल है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के बेसिस पर बताया जाता है उसकी वैलेंसी। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, अच्छा हमारे पास कितनी सेल है यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, 3 सेल क्यों है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11।
जिसमें से पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, दूसरी शेल के अंदर 8, तो कितने हो गए 10। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, तो वो कहां जाएगा नेक्स्ट शेल में, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने फिल किया जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं किया सकते। इसी तरीके से हमने देखा कि तीसरी जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो कौन सी शेल में जाएगा, एम शेल के अंदर जाएगा। अब अगर यहां से हम इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी, वैलेंसी जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता। संयोजकता, तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1, और वो भी क्या प्लस की। क्यों, आप देख सकते हैं कि M जो हमारी लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, लेकिन क्या सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं। इसलिए ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को डोनेट कर देता है। और हम आपको बताएंगे जो अपने आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वहां पर आता है प्लस चार्ज, यानी कि जो त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनके लिए आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ग्रहण, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो नेगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या डोनेट करते हैं तो उसके लिए आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ के साथ आपको संयोजकता या वैलेंसी के बारे में पता लगा होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, मैग्नीशियम। आपको पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, K L M N शो ऑन। तो पहले हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2। तो आप देख सकते हैं पहली शेल हमारी फुल हो चुकी है, दूसरी शेल भी फुल हो चुकी है, लेकिन तीसरी शेल में भी हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम, देखो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो किया जा सकता है, लेकिन आप अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगी। इसी के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसकी वैलेंसी हो जाती है, वैलेंसी हो जाएगी +2। मैंने आपको बताया कि डोनेट करने पर हमारे पास क्या आएगा प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या आएगा नेगेटिव। एक नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन Cl, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो आप देख सकते हैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो K L M N, आप 17 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 8 एंड 7, तो आप देख सकते हैं 2 8 10 और 7 17। अब हमारी लास्ट वाली शेल को अगर कंप्लीट करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्या जाएगा नेगेटिव। और इसको इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता, तो आप देख सकते हैं इसकी हो जाएगी -1। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम या एलिमेंट की वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस सीरीज के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे, साथ में उसकी वैलेंसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जिन्हें हमें क्या करना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करना है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 30। अच्छा, हम यहाँ पे 30 नहीं, हम यहाँ पर ओनली 20। ठीक है, 20 एलिमेंट्स की क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे है क्या, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H और एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने आपको बताया एक K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। इसी तरीके से हमारे पास शेल होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ रहेगा, पहले ही शेल में रहेगा। क्या इसको इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्यों, क्योंकि हमें पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 2। पिछली स्लाइड में दिखा सकते हैं, हमारे पास K शेल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ले ले, बट क्या होता है कि हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन दे के अपनी स्टेबिलिटी को फॉलो करता है और वो वहां पर किसी भी अदर इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेता है, शेयरिंग। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अब यहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे हम उसकी वैलेंसी कैलकुलेट भी करेंगे। वैलेंसी यानी संयोजकता। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है हाइड्रोजन, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है +1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2।
पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब ये शेल कंप्लीट हो चुकी है, हीलियम को ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है। इसी के साथ इसकी वैलेंसी हम क्या लिख सकते हैं, 0। लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है Li, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। अगर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में जाएंगे और एल शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एल शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8, लेकिन हमारे पास इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता है 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर क्या आता है, प्लस, और आपको पता है ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1। नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियम, जिसका सिंबल है Be और एटॉमिक नंबर होता है 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। पहले हम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, उसी के साथ इनकी वैलेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बोरोन का सिंबल होता है B, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। कार्बन का होता है सिंबल C, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। नाइट्रोजन का सिंबल है N, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। ऑक्सीजन का सिंबल है O, जिसका एटॉमिक नंबर है 8। फ्लोरीन का सिंबल है आपके पास F और इसका एटॉमिक नंबर है 9। नियोन का सिंबल है Ne, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। सोडियम अभी आपने पढ़ा, इसका सिंबल है Na और एटॉमिक नंबर है इसका 11। मैग्नीशियम का सिंबल है आपका Mg और एटॉमिक नंबर है 12। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, एटॉमिक नंबर है 13। सिलिकॉन का है Si और एटॉमिक नंबर है इसका 14। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसी के साथ 2, 4, 2, 5, 2, 6। दूसरी शेल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे जब तक वो अगली शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 8। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 2, 8। अब देखिए आप, हमारे पास नियोन के पास दोनों शेल कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहली शेल और दूसरी शेल कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 8 और 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 11, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो अगली शेल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। वन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 12, 2, 8 और 2। इस तरीके से ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करता है। 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब इनकी वैलेंसी की बात करते हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है और हमारे पास जो बेरिलियम है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, कार्बन के पास वैलेंसी पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो ये दोनों ही वैलेंसी शो कर सकता है +4 एंड -4, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन भी ना करे और डोनेट भी ना करे, तो वैलेंसी 0 भी पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3, इसलिए इसके लिए आ जाएगा -3। क्या जाएगा, -3। 6, इसे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 7, इसको इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या सेल को अपने कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास जो नियोन है उसके ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन हम देखते हैं सोडियम, सोडियम की लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है, एल के एम के अंदर है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अब 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, इसकी हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी +3, और जो हमारे पास सिलिकॉन है इसकी हो जाएगी +4, -4 एंड 0, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, हमारे पास है फोस्फोरस, जिसका सिंबल है P और एटॉमिक नंबर है 15। सल्फर, जिसका सिंबल है हमारे पास S और एटॉमिक नंबर है 16। क्लोरीन, इसका सिंबल होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17। आर्गन, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है Ar और एटॉमिक नंबर होता है 18। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर होता है 19। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर होता है इसका 20। साथ ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं KLMNN। अच्छा, हमारे पास फॉस्फोरस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2, 8 एंड 5, 2, 8 एंड 6, 2, 8 एंड 7,
2 8 एंड 8, 2 8 8 और 1। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर्गन के पास 2 8 8 यानी कि तीनों सेल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारे पास जो पोटेशियम है उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली सेल में 2 8 8 और 1 इलेक्ट्रॉन अगली सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैल्शियम के पास 2 8 8 और 2। इस तरीके से हम इनकी वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी जिससे संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3, इसकी -2, इसकी -1। और आर्गन के पास ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। और पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और इसकी होती है +2। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और वैलेंसी भी निकालना सीख चुके होंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी कंप्लीट कर चुके होंगे, और इनको कंप्लीट करने के बाद आप आगे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो सीख सकते हैं। जैसे हम आपको अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसमें हम एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट है जैसे सोडियम, और ये अपना कंपाउंड बनाता है किसके साथ, क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ। यानी क्लोरीन को जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की होती है -1। देख सकते हैं आप सभी, हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1, तो इसलिए हमने क्या लिखा, -1। सोडियम की वैलेंसी भी देख लेते हैं, सोडियम की वैलेंसी हमारे पास क्या है, +1। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिख दिया हमने, +1। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaCl। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में जब आप देखोगे तो हमारे पास पहले ही वैलेंसी पता होनी चाहिए। हम सभी को कम से कम 1 से 20 तक एलिमेंट की वैलेंसी को याद करना होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यस, ऑन योर पीरियोडिक टेबल राइट इन द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच ग्रुप। हमने अभी तक जो देखा है, एक्चुअल में हमारे पास ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और इनकी वैलेंसी की बात करें तो हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी क्या होती है, +1। ठीक है दोस्तों, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो भी हैं उनके अंदर वैलेंसी क्या होती है, +1। और ग्रुप 2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या एलिमेंट्स है उनके पास वैलेंसी कितनी होती है, +2। और आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। उनकी जो वैलेंसी है या संयोजकता है वो 1 से ज्यादा होती है, इसलिए उनके बारे में अभी बात हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास ग्रुप 13 के अंदर जो एलिमेंट है, अच्छा हम आपको पीरियड टेबल दिखा देते हैं। यस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं उन सभी की वैलेंसी क्या होती है, +1। और ग्रुप सेकंड के जो भी एलिमेंट हैं इनकी वैलेंसी क्या होती है, +2। और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट हैं उन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जिनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। और हमारे पास जो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास उसमें बोरोन है, एल्यूमिनियम है, बाकी सभी एलिमेंट हैं, इनकी वैलेंसी होती है +3। और कार्बन है, सिलिकॉन है, इनकी वैलेंसी होती है हमारे पास +4, -4 और 0। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं वैलेंसी होती है -3, ऑक्सीजन के पास होती है -2, क्लोरीन के पास होती है -1, और ग्रुप 18 के पास होती है वैलेंसी 0, इसलिए इन्हें 0 ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप 13 के पास जो वैलेंसी होती है वो होती है +3, और ग्रुप 14 के पास +4, -4 या 0 हो सकती है। लेकिन ग्रुप 15 के पास वैलेंसी होती है -3, ग्रुप 16 के पास होती है -2, ग्रुप 17 के एलिमेंट के पास होती है -1, और इसके पास होती है 0। तो इस तरीके से आप कुछ वैलेंसीज को याद कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करें, इसलिए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं।
और अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।